हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आपको भी पता है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 42 यानी कि 42 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, तो यह किन के बीच में एक समझौता था। अब देखो, आपको तो पहले यही ध्यान में रखना है कि ये जो पूना समझौता था, पूना पैक्ट था, ये हुआ था 1932 में। और ये किन किन के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पर देखेंगे। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो महात्मा गांधी थे, यह जो है तो 1932 1932 की बात है, तो ये होते हैं यरवदा जेल में। कहाँ पर होते हैं? यरवदा जेल में। और ये यरवदा जेल कहाँ पर है? तो ये है पूना में। पूना कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र में। यानी कि यरवदा जेल कहाँ पर हो गई? तो वो हो गई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर पहले आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो वो थे यरवदा जेल में। अब यरवदा जेल में थे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1932 की बात है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। अब वो क्या करता है, वो जो है तो भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने लग जाता है। और 16 अगस्त की बात है, 16 अगस्त 1932। देखो, ये डेट्स मैं आपको बताता रहता हूँ, ये एग्जैक्ट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है रैमजे मैकडोनाल्ड, यह 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की जो है तो घोषणा कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह जो है तो दलित वर्ग के लोगों को अलग प्रतिनिधित्व दे देता है। और इसमें यह बात करता है कि 78 सीटें जो है तो आरक्षित की जाएंगी, किन के लिए? दलित वर्ग के लोगों के लिए। अब इससे क्या होता है, इससे गांधी जी देखते हैं कि यह जो है, यह क्या कर रहे हैं, यह जो है तो फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं। तो यह क्या करते हैं, यह आमरण अनशन कर लेते हैं। कहाँ पर? यरवदा जेल में। आमरण अनशन कहाँ पर कर लेते हैं? यरवदा जेल में। अब उसी अनशन को तोड़ने के लिए क्या होता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है तो पूना पैक्ट समझौता होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो पूना पैक्ट था, इसकी एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ था 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर 1932 को। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इनके मध्य जो है तो किस किसने साइन किया था। तो कई बार जो है तो कुछ एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के गांधी और अंबेडकर ही टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखो, जब भी साइन की बात आएगी कि पूना पैक्ट में साइन किन्होंने किए थे, तो वो किए थे मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको पता चल गया। और ये एग्रीमेंट, यह जो है तो समझौता हुआ कहाँ पर था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस पूना पैक्ट में कितनी सीटें जो है तो दलित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई थी? तो वो की गई थी 148। कितनी की गई थी? 148 सीटें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उसने जो है तो दलित वर्ग के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया था, कितनी सीटें आरक्षित की थी? 78। जबकि ये जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 148 सीटें आरक्षित की गई थी। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, इनमें आपको डिफरेंस भी समझना है और इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी। तो हाथ से काती हुई खादी पहनकर 1877 के शाही दरबार में कौन शामिल हुआ था? अब यहाँ पर क्या बात आई? यहाँ पर बात आई दिल्ली दरबार की या फिर इंपीरियल दरबार की। इंपीरियल दरबार को ही जो है तो दिल्ली दरबार कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल जो है तो दिल्ली दरबार कितने हुए हैं? तो वो हुए हैं 3। अब वो कब कब हुए थे? तो एक तो हुआ था 1877, यानी कि अगर आपसे पूछेंगे कि पहला इंपीरियल दरबार या फिर पहला दिल्ली दरबार जो है तो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो किया गया था 1877 में। दूसरा कब ऑर्गेनाइज किया गया? तो दूसरा किया गया था 1903 में। और तीसरा किया गया था 1911 में। ये तीनों के तीनों दरबारों से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर देते हैं। तो हाथ से काती हुई खादी पहनकर 1877 के शाही दरबार में कौन शामिल हुआ था?
तो वो हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1877 में अपने हाथ से काती हुई खादी पहनकर जो है तो दिल्ली दरबार में यहाँ गए थे या फिर शाही दरबार में यहाँ गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली दरबार टोटल जो है तो कितनी बार हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया, टोटल जो है तो 3 बार हुए हैं। अब ये जो पहला हुआ था 1877 में, उस समय जो है तो हमारे इंडिया के या फिर बंगाल के वायसराय कौन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन, ये आपको पता चल गया। अब इन्हीं के समय 1877 इसी दिल्ली दरबार में जो है तो क्वीन विक्टोरिया थी, उनको जो है तो इसी दरबार में जो है तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो क्वीन विक्टोरिया थी, इनको केसरे हिंद की उपाधि जो है तो कब दी गई थी, तो कब दी गई थी? 1877 में। उस समय क्या चल रहा था? दिल्ली दरबार चल रहा था। ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने देख लिया कि पहला दिल्ली दरबार जो है तो 1877 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1903 में। और उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। तो वह कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ये भी आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन जो है तो 1903 में जो है तो वायसराय थे। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो वो हुआ था 1911 में। उस समय कौन थे? तो उस समय हमारे इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है, तो यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? पहले तो आपको यही वक्तव्य ध्यान में रखना है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये वक्तव्य उन्होंने कब दिया था, कौन सी डेट को दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 14 या फिर 15 अगस्त 1947 की रात को। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कब दिया था? 14 या फिर 15 अगस्त की रात को 1947 में इन्होंने वक्तव्य दिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है जवाहरलाल नेहरू की। तो कल भी हमने जो तो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए थे, वहाँ पर मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू की कुछ एक पुस्तकें बताई हुई थी। तो आज भी हम यहाँ पर उनकी कुछ एक पुस्तकें देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी हुई है। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक उन्हीं की है। उसके बाद मेरी कहानी, ये आपको ध्यान में रखनी है। मेरी कहानी पुस्तक भी किन की है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। तो ये सारी की सारी पुस्तकें आपको इनकी ध्यान में रखनी है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। तो वह कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर में। तो उसकी अध्यक्षता की हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी की जाती है तो किन के साथ की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी की जाती है बिस्मार्क से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको भी पता है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, ये भी आपको एक बार जो है तो सोचना है। तो ये जो बिस्मार्क थे, यह कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिस्मार्क देखो एक जर्मनी के व्यक्ति थे। कहाँ से थे? जर्मनी के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है तो जर्मनी उस समय आपको भी पता है टूटा हुआ था। तो इन्होंने जर्मनी के 36 स्टेट्स को जो है तो यूनिफाई किया था और एक यूनिफाइड जर्मनी की स्थापना इन्होंने की थी। इसीलिए जो है तो आपको भी पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया था, जो प्रांतीय रियासतें होती थी उनको यूनिफाई करने का काम किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जो है तो बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने ये जो हमारी प्रांतीय रियासतें हुआ करती थी, तो कितनी प्रांतीय रियासतों को मिलाकर के जो है तो इन्होंने एक यूनिफाइड इंडिया का निर्माण किया हुआ था। तो 565 रियासतों को मिलाकर के जो है तो किन्होंने मिलाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाई थी। और इन्हीं के चलते जो है तो इंडिया एक यूनिफाइड इंडिया बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी रियासतें? 565 रियासतें, 565 प्रिंसली स्टेट्स, ये आपको पता चल गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि बारदोली सत्याग्रह जो है तो कब हुआ था और उसके नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है तो कब दी गई थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो बारदोली की महिलाएं थी
उनके द्वारा जो है तो सरदार की उपाधि दी गई थी। अब सरदार का मतलब होता है नेता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। और ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो यह टैक्स के विरोध में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर आना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको देखना है। वहाँ पर आपको पता है कि हमने हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी की अलग अलग से जो है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको एक बार वहाँ पर जाकर के जो है तो विजिट ज़रूर करना है, वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर से एक बार देखना है। उससे होगा क्या, देखो आपको याद कुछ भी नहीं करना है, याद आपको ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जब आप उन चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे, बार बार आंसर्स को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें याद हो ही जाएंगी। ओके, तो एक बार आपको ज़रूर से चेकआउट करना है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स, तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। तो स्वराज का अर्थ जो है तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, सेल्फ गवर्नमेंट था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था, या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, तो क्या था। तो दादा भाई नौरोजी की जब भी बात आएगी तो स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ रूल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में बनता है, और ये होते हैं क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात आई है दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी से भी मैंने आपको कल या फिर परसों मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए थे, जैसे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनती है कि किन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी हुई है, तो वो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ही जो है तो एक और पुस्तक लिखी है, तो वो है रस्त गफ्तूर। कौन सी लिखी है, रस्त गफ्तूर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के को ही जो है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार जो है तो स्वराज की मांग आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन में की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार स्वराज की मांग जो है तो 1906 में जो है तो कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय जो है तो पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी ही थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लिया, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंटेम्पचुअसली रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फकीर, तो किसने तिरस्कार पूर्वक महात्मा गांधी को आधे अधूरे फकीर या फिर अर्धनग्न फकीर के रूप में जो है तो संदर्भित किया था। तो हाफ नेक्ड फकीर जो है तो महात्मा गांधी को किन्होंने कहा था, तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको भी पता है, बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब विंस्टन चर्चिल ये कौन थे, तो यह यूके के जो है तो प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो है तो प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये कब जो है तो प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है तो यह यूके के जो है तो प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक थे, 1940 से लेकर के 1945 तक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने ही जो है तो महात्मा गांधी को सेडिशियस मिडल टेम्पल लॉयर भी कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाफ नेक्ड फकीर भी इन्होंने महात्मा गांधी को कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बना था कि ये जो विंस्टन चर्चिल थे, यह यूके के कितनी बार जो है तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो यह यूके के 2 बार जो है तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कब कब बने थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बार यह बने थे 1940 से लेकर के 1945 तक, ये आपको पता चल गया। और यह दूसरी बार बने थे 1951 से लेकर के 1955 तक। ये दोनों की दोनों डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, यह सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो संभावना है कि आपके भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इनके समय हुआ क्या था, अब ये जो विंस्टन चर्चिल है, इसके समय हुआ क्या क्या था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। अब उस समय क्या हुआ था, उस समय बंगाल में जो है तो अकाल पड़ा था। बंगाल फेमाइन आपको पता है कि कब आई थी, तो वो आई थी 1943 1943 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है कि बंगाल में जो भयानक अकाल था तो वह कब पड़ा था, तो वो पड़ा था 1943 में, 1943 में।
और ये किसके कारण पड़ा था, तो इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदार बंदा था तो वह कौन था, तो वो था विंस्टन चर्चिल। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी की वजह से क्या हुआ था, जब बंगाल में फेमाइन पड़ गया था, बंगाल में अकाल पड़ गया था, तो लगभग 30 लाख लोग जो है तो भूख से तड़फ तड़फ कर मर गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर पता चल गए। अच्छा, बंगाल की हमने बात की कि बंगाल में भयानक अकाल 1943 में पड़ा था। अच्छा, इससे पहले भी जो है तो बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ चुका है। तो वह कब पड़ा था, तो वो पड़ा था 1769, 1769 या फिर 1770 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था और लगभग 30 लाख लोग जो है तो मारे गए थे। अब यही होती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था, आपसे ये पूछा जाता है कि जब पड़ा था तो कितने लोग जो है तो मारे गए थे। तो उसी तरह जब 1769 में बंगाल में अकाल पड़ा था या फिर 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो उस समय बंगाल में कितने लोग मारे गए थे, वो आप देखो नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जब भी आप कमेंट कर देते हो, तो जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल हिलाल वॉज़, तो अल हिलाल क्या है, तो यह एक मॉस्क यानी कि दरगाह है, या फिर जर्नल यानी कि पत्रिका है, तो यह क्या है, गार्डन है, तो यह क्या है। तो ये भी मैंने आपको कल ही यहाँ पर क्वेश्चन बताया हुआ था कि अल हिलाल यह एक पत्रिका है और ये किसके द्वारा जो है तो प्रकाशित की गई थी। तो अल हिलाल यह एक पत्रिका है और यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये की गई थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अब ये अबुल कलाम आज़ाद कौन है, तो यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि ये अल हिलाल से ही यहाँ पर देख लेते हैं। तो अल हिलाल यह एक पत्रिका है, तो यह कौन सी भाषा में प्रकाशित की जाती थी, तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ये आपको पता चल गया। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अबुल कलाम आज़ाद ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई हैं, वो भी एग्जाम में बन जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया हुआ था कि अबुल कलाम आज़ाद ने ही इंडिया विंस फ्रीडम नामक एक पुस्तक लिखी हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ही गुब्बारे खातिर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, या फिर एक आप कह सकते हैं पुस्तक लिखी थी, ये भी आप कह सकते हैं। तो गुब्बारे खातिर मैंने आपको बता दिया, इंडिया विंस फ्रीडम मैंने आपको बता दिया, और अल हिलाल तो आपको पता चल ही गया। तो ये किन की हैं, तो ये हैं अबुल कलाम आज़ाद की। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वह करते थे महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है बाल गंगाधर तिलक जी की। जब भी बाल गंगाधर तिलक जी की बात आती है तो इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज भी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊँगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, यह एक उग्रवादी नेता थे। ये आपको यहाँ पर पहले तो ध्यान में रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अच्छा, इनको जो है तो जेल हुई थी 1908 में। तो कितने वर्ष के लिए हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए जो है तो इनको जेल हुई थी। और जेल में इनको कहाँ पर भेजा गया था, तो इनको भेजा गया था मांडले की जेल में। और ये मांडले जेल कहाँ पर है, तो ये थी बर्मा में, यानी कि प्रेजेंट म्यांमार में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब इनको बर्मा की जेल में 1908 में भेजा गया था, तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हुई थी। तो वह 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो एक तो है गीता रहस्य और एक है कर्मयोग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है तो गणपति महोत्सव हो गया, शिवाजी महोत्सव हो गया, इनकी शुरुआत भी की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केसरी ये जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन कौन करते थे, तो केसरी पत्रिका का प्रकाशन जो है तो कौन करते थे, बाल गंगाधर तिलक करते थे। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। और ये किन्होंने कहा था, तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑन अक्टूबर 16, 1905 when the partition of Bengal was enforced, the great poet Rabindranath Tagore, to emphasize the unity of Bengal, suggested the program of, तो 16 अगस्त 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू किया गया था या फिर प्रभावी हुआ था, तो उस समय महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता पर जोर देने के लिए कौन से कार्यक्रम का सुझाव दिया था। तो कौन से कार्यक्रम का सुझाव दिया था, तो उन्होंने दिया था टाइंग ऑफ राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट, यानी कि एक दूसरे को राखी बांधने पर उन्होंने बल दिया था। अब राखी क्यों बांधने पर बल दिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि जब 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन जो है तो प्रभावी हो गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के ही सुझाव पर जो है तो
इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। अब राखी दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, तो यहाँ पर उन्होंने आग्रह किया था हिंदू और मुस्लिमों से कि राष्ट्रीयता के प्रतीक में जो तो एक दूसरे को राखी बांधे, यानी कि यूनिटी के रूप में जो तो राखी बांधे। और बहुत सारे लोगों ने जो है तो इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टाइंग ऑफ राखी ऑन ईच अदर्स रिस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है बंगाल विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ये आप सभी को पता है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो बंगाल विभाजन से सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल का विभाजन, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसका निर्णय सबसे पहले लिया कब गया था, तो इसका निर्णय दिया गया था 20 जुलाई 1905 को। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब यह निर्णय लिया गया तो इसके खिलाफ, इसी के खिलाफ जो है तो स्वदेशी आंदोलन को कब शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। ये आपको पता चल गया। बाद में जाकर के जो है तो ये जो बंगाल विभाजन था यह प्रभावी कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये 3-4 डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, 20 जुलाई को लिया गया। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। और बाद में चल करके बंगाल विभाजन प्रभावी या फिर लागू कब किया हो जाता है, तो वो हो जाता है 16 अगस्त 1905 को। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो सलीमुल्लाह खां या फिर आगा खां के द्वारा की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी यह कब की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में की गई थी। कब की गई थी, 1906 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और ये जो सलीमुल्लाह खां हैं यह कौन थे, तो यह ढाका यानी कि जो बांग्लादेश की कैपिटल है, तो यह उस समय जो है तो ढाका के नवाब हुआ करते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो यह बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ही की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको देखो ऑप्शंस में सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं दिया आता है, तो आपको ऑप्शन में दिया आएगा आगा खां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना या तो सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में आएगा या तो आगा खां ऑप्शन में आएगा। इन दोनों ने ही की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।